गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, जिसमें आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें आप सभी लोगों को तैयार कर ही लेना चाहिए, उन सभी क्वेश्चन को आज हम सलूशन के साथ में देखेंगे। गाइस आप सभी लोगों को क्लास लेने से पहले दो चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ यह है कि आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में क्लास में बने रहना है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने कॉपी के अध्याय पर से, जैसे ये आपकी कॉपी है, तो इस कॉपी के बीच से जहाँ पर आपका ये पंच लगा होता है, इस पंच के से आपको एक दो पेज निकाल लेना है और जिन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराऊंगा उन क्वेश्चन को आपको लिखते हुए चलना है। लिखते हुए चलोगे तो आपको ये फायदा होगा कि इसके बाद क्लास होने के एक दो दिन बाद आप उसी क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे इन सभी क्वेश्चंस को हम डीपीपी में और टेस्ट वगैरह में मैं दे दिया हूं और पहले भी मैं कराया हूं, लेकिन आज मैं सभी क्वेश्चन को एक साथ करा रहा हूं, कम से कम 3 से 4 चैप्टर को। इसी प्रकार से 2-3 मैराथन क्लास आपको दूंगा, पूरा का पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 5 मैराथन क्लास आपको लगेगी, मैं जल्द ही करके दे दूंगा। तो सभी लोग करना क्या, सबसे पहले कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ में बैठना और उसी कॉपी के उसी पेज के ऊपर एक बार माँ सरस्वती का नाम लिखें और माँ सरस्वती से संकल्प लें कि पूरी क्लास को देखेंगे, पूरी क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा सभी क्वेश्चंस को उसी पेज पर लिखेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं तो माँ सरस्वती जरूर आपका साथ देंगी और इसी पेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और आज मैं कोई बड़ा डेरिवेशन वगैरह नहीं कराने वाला हूँ। सभी प्रश्न शॉर्ट टाइप के होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे। और ये सभी प्रश्न आपको मैं सलूशन के साथ में दूंगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग माँ सरस्वती जी को नमन करें, स्मरण करें, याद करें और उसके बाद शुरू करें। पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अपने सभी विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और 100% कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर में उपस्थित रहें और कहीं पर ध्यान न दें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और जिन चीज़ों को मैं कमेंट करने के लिए कहूँगा, जो सूत्र होगा, जो फार्मूला होगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उसको मैं 1-2 बार कमेंट कराऊंगा। तो कमेंट भी करते रहना, लिखते भी रहना, यानी कनेक्टेड रहना हमसे, ठीक है। मेरी कोशिश यह रहेगी कि सभी के सभी प्रश्न इसी क्लास में आपको तैयार हो जाएं और याद भी हो जाएं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार सभी लोग जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हैं, अल्फा अजारमी हैं, वे सभी लोग नीचे प्रेजेंट सर लिखें और प्रेजेंट हुए और उसके बाद में पूरे कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को देखने स्टार्ट कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो आपका, मैं क्वेश्चन को भी लिखूंगा और आंसर को भी। टाइम लगेगा तो आप सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन को भी लिखना और आंसर भी लिखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, जो कि मैं आपको टेस्ट में भी दिया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर। क्वेश्चन है कि किसी कुचालक माध्यम में परावैद्युतांक के का मान होता है। किसी कुचालक माध्यम में परावैद्युतांक के का मान होता है और इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है आपका यानी सी वाला ऑप्शन है आपका 0.7 और डी वाला ऑप्शन 6 है। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शनली क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिया था। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलत किए थे, तो आज मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो एक बार सभी लोग इसे ट्राई करें अपने से और इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से कैसे कर सकते हो। देखो, कभी भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने आए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन देखना है। क्या करना है? ऑप्शन देखना है। ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, तो एग्जाम के बाद में, ठीक है। ऑप्शन देखना है। आपको कुछ नहीं मालूम इसमें क्या है, कौन सा सही है, लेकिन केवल ऑप्शन देखना। जब आप लोग ऑप्शन से देखोगे तो ऑप्शन में क्या देख रहे हो, देखो यह भी 1 से कम है, यह भी 1 से कम है
और यह भी 1 से कम है। 0 तो 1 से कम ही होता है ना, 0.7 भी 1 से कम होता है ना। और एक ही ऐसा ऑप्शन है 6 जो कि 1 से अधिक है। तो आपको आंख मूंदना है, एक बार माँ सरस्वती का स्मरण करना है, क्योंकि वही है बनाने वाली और बिगाड़ने वाली एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, माँ सरस्वती का स्मरण करना है और इस पर टिक मार देना है। टिक क्या मारना है, बोर्ड एग्जाम में आपको टिक नहीं मारना है ऐसे लिखकर, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ये पूरा लिखना कि कुचालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान नीचे लिख देना 6। ठीक है, और फिर क्यों 6 होता है, क्यों 6 होता है, क्योंकि किसी भी कुचालक के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। किसी कुचालक के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, ये आप नीचे लिख देना, तो आपका हो जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको करा यह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, चलिए ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। उससे पहले हम लोग एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है आप सभी लोग लिखें जिन्हें आ रहा है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं इसे हम पहले आपको बताएंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बताएंगे, ताकि जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं, जो नहीं पढ़े हैं फिजिक्स, वैसे सभी लोग पढ़े होंगे, पहला चैप्टर है, पहले दिन पढ़े होंगे, फिर भी आप लोग को समझ में आए। ठीक है, देखिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में या किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ठीक है, मात्रक लिखिए। ये क्या हुआ, पहले ही गलत लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक लिखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यहां पर क्या होगा, तीव्रता किसे कहते हैं, देखिए क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, समझना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू होता क्या कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उसके आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उसके आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आपको इस फार्मूले के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या है आपका बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, नीचे क्या है, कूलाम है। कूलाम क्यों है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आप आसानी से यहां पर लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग एक बार नोट करिए जो पीछे हैं। तो आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपान Q होता है, इसका एक और सूत्र होता है, इसे भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर खाली जगह है, इसलिए देखिए आप लोग अभी आगे हम आपको कूलाम का नियम पढ़ाएंगे। कूलाम के नियम के अनुसार जो वैद्युत बल F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 यानी Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैं यहां पर एक सूत्र निकाल रहा हूं, E इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, F अपान Q होता है। आपके सामने यह F का मान है तो F का मान ऊपर रख रहे हैं। देखिए ये F का मान ये है तो यही F का मान ऊपर रख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपान R स्क्वायर, ये F का मान हो गया। नीचे Q, नीचे Q। अब देखिए यह F, यह आपका Q है, यह आपका Q है, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र E का। क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपान R स्क्वायर। इस फार्मूले को भी लिखे रहिएगा क्योंकि इसी फार्मूले पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं विमा नहीं बताता हूं किसी को क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि आप लोग विमा में लिखने, यहाँ पे मैं ऐसे विमा लिखूं, इस तरह से विमा लिखूंगा तब तक आप लोग विमा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे आर्मी, अल्फा आर्मी कितनी तेज है, इसलिए मैं विमा नहीं बताता हूं। आप लोगों को विमा अपने से लिखना होता है। अभी तक देखिए कमेंट बॉक्स में जाकर 2-4 लोग तो विमा लिख ही दिए होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आप लोग मेरा नाक मत कटवाना, लिख देना भाई। ठीक है, जो हमसे रोज पढ़ते हैं देख कर ही लिख देना, लेकिन लिख देना। यह आपका वैद्युत क्षेत्र का पूरा कंसेप्ट हुआ कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का एक नया फार्मूला भी निकल गया आपका, और वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता की मात्रक भी हो गया। तो इसे आप लोग नोट करिए। तो मैं एक वैद्युत क्षेत्र की फार्मूले पर, इसी फार्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। वैसे तो मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए करा दे रहा हूँ। ऊपर मैं रब कर रहा हूँ, नीचे आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। चलिए न्यूमेरिकल कराते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸, मतलब 5 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर स्थित, के बिंदु आवेश से कितना दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यह आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है आपको कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश है। इस आवेश से कितनी दूरी पर स्थित आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यानी यह आपका कोई बिंदु आवेश रखा गया है जिसका मान आपका दिया गया है कितना, 5 × 10⁻⁸।
इससे कितना दूर, आपको ये दूरी ज्ञात करना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला ज्ञात करेंगे? अभी तक हम आपको वैद्युत क्षेत्र संबंधित कितने फार्मूला बताएं? एक यह फार्मूला बताएं आपको, एफ अपान क्यू। तो जब एफ अपान क्यू अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर यह आवेश क्यू का मान तो दिया है आपके सामने, लेकिन एफ का मान नहीं दिया है और दूरी पूछा है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हो? आपको ऐसा फार्मूला लगाना है वैद्युत क्षेत्र का जिसमें आपको ये भी आए, मतलब आपका ये दूरी भी आए। तो यही फार्मूला है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही फार्मूला ना, इज इक्वल टू आपका यही फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग लिख तो रहे हो ना? देखो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो, लिखोगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि हमें सर ने बताया था, अल्फा इंस्टीट्यूट वाले सर ने, हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। कुछ लोग पूछेंगे अल्फा इंस्टीट्यूट वाले सर, तो मेरा नाम क्या है? अभी आप लोग नहीं जानते हो, मेरा नाम पंकज है। ठीक है, क्या है? पंकज। ठीक है, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप जानते हो क्योंकि ये पंकज सर ने बताया था, अल्फा इंस्टीट्यूट वाला। ठीक है, वैसे मैं नहीं बताया था, ये आपको फिजिक्स के साइंटिस्ट बताए होंगे। ठीक है, ये मैं नहीं बताया था, लेकिन किताब में दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझ लो मैं ही बताया था। इसी फार्मूले पर आप रखोगे, देखो Q का मान दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता है, और E का मान ये 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये E का मान हो जाता है, तो आप आसानी से ये दूरी R निकाल लोगे, ये दूरी R निकाल लोगे ना, यह दूरी R निकाल लोगे ना। आपको मालूम होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। और आपको E का मान दिया हुआ है क्या, 450 वोल्ट मीटर प्रति मीटर। ठीक है, Q का मान आपको दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, ये Q का मान हो गया। तो फाइनली आपका R का मान ज्ञात करना है। तो इसी सभी मान को यहाँ पर रखकर ऊपर नीचे करके आप लोग R का मान तो निकाल ही लोगे ना, इसे मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो मैं विश्वास करता हूँ नाम में नहीं, नाम से क्या मतलब, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, इसलिए मैं नाम कभी नहीं बताया था। लेकिन फिलहाल आज मैराथन क्लास है, इस बीच में कभी नाम बता लूँगा तो इंस्टीट्यूट वाले मुझे नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, वैसे इंस्टीट्यूट से मुझे रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे नाम नहीं बताना है। ठीक है, तो नहीं बताता हूँ। ठीक है, वैसे मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, मेरा नाम पंकज है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर मान रख देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ लो 4 क्वेश्चन अभी तक मैं कराया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी तरह से हम लोग मैराथन कराएंगे तो पूरा फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे। कभी कभी इसी तरह से डेरिवेशन का भी मैराथन करा देंगे, एक ही डेरिवेशन, एक ही मैराथन में 4-5 डेरिवेशन एक ही साथ कर देंगे, 2-4 घंटे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स एग्जाम से पहले पहले। 4 क्वेश्चन हो गया, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आया ना? देखो न्यूमेरिकल लगाने का ये सब तरीका होता है। वैद्युत क्षेत्र का आप फार्मूला देखें, वैद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट समझें, और उसके न्यूमेरिकल सभी के सभी 8 से 10 न्यूमेरिकल एक साथ। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग पढ़ते हैं या तैयारी कराते हैं तो इसी तरह से कराते हैं। पहले आपको वैद्युत क्षेत्र बताया जाएगा, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र से संबंधित 10-20 न्यूमेरिकल, उसके बाद आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया जाएगा, तो विद्युत द्विध्रुव के संबंधित 10-20 न्यूमेरिकल। इस तरह से आपका नोट्स बनता है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फिलहाल अभी समय नहीं है इन सभी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए।
नियम लिखिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी को आ रहा होगा कूलाम का नियम, मुझे बताने की जरूरत है नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो कूलाम के अनुसार, तेजी से मैं बता रहा हूँ, कूलाम के अनुसार अगर दो इस तरह से आवेश रख दिया जाए, एक आवेश Q1 हो जाए, दूसरा आवेश Q2 हो जाए, तो कूलाम के अनुसार इन दोनों आवेश के बीच में एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। आवेश के बीच में, आवेश के बीच में बल कार्य करता है, ठीक है। आवेश के बीच में क्या करता है? एक बल कार्य करता है। बल को F से डिनोट करते हैं। यह जो बल होता है यह दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यह जो बल होता है इन दोनों आवेश के बीच की दूरी, इसे r मान लेते हैं, इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं, मान लेते हैं ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो जाता है, ये समीकरण नंबर सेकेंड हो जाता है, और इन दोनों समीकरण को एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जरा सोचो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज किया, तो यहाँ पर लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे। और उसके बाद आप लोग जानते हो कि इस k का मान क्या होता है? k का मान क्या होता है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर रख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के स्थान पर। तो फिलहाल कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपके कूलाम के नियम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमने कूलाम का नियम समझा। कूलाम का नियम क्या होता है? अगर दो आवेश Q और Q रख दिया जाए, Q1 और Q2 रख दिया जाए, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर r हो, तो इन दोनों आवेश के बीच में एक बल कार्य करता है। उस बल को इन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट को हटाने के लिए हम k एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और k का मान होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होता है? अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया था, 9 × 10⁹ ये वैल्यू होता है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ये वैल्यू लिख दें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये वैल्यू होता है और इस तरह से फार्मूले को यहाँ पे रख देते हैं। देखो, इस फार्मूले पर आधारित काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और मैं न्यूमेरिकल कराने का तो नहीं सोचा था, फिर भी क्या करें, मैं करा दूं या नहीं कराऊं? ठीक है, जाने दो, मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, कभी और मैं करा दूंगा, किसी दिन न्यूमेरिकल का क्लास ले लूंगा। फिलहाल इसे आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए। 6 क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। क्यों? आप लोगों को आ रहा होगा ना, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। ये प्रश्न निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यहाँ से ही निकालेंगे। इसमें जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? वैद्युतशीलता, यही होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट का आपको मात्रक इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल रहा हूँ इसी फार्मूले पर आधारित। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मात्रक पूछा गया है, तो मैं क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रख देते हैं और इस F को यहाँ पर ले जाते हैं, ताकि आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा या फिर एप्सिलॉन नॉट की मात्रक आप आसानी से निकाल लो। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1/4 पाई F। ठीक है, 1/4 पाई F,
क्योंकि इस यफ को यहाँ से मैं यहाँ पे ले गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। आइए इसकी मात्रक लिखते हैं। देखिए 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होता है। ऊपर देखिए Q1 Q2, Q का मतलब आवेश होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम, ये आपका कूलाम हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो ये क्या है, आपका मीटर है, ये दूरी है। आर मतलब दूरी होता है इन दोनों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। मात्रक होता है तो यफ का, बल का, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आपका अपसाल नाट का मात्रक हो गया, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा जरा बीमा, सभी लोग इसका लिखना कमेंट बॉक्स में कि अपसाल नाट का बीमा क्या होता है। देखता हूं कितने लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। लंबी क्लास है, आप लोग पढ़ते रहना अच्छे से। हम पानी भी रखे हैं ताकि पानी पी कर आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। 6 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन की संख्या पर मत जाइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और मुझे मालूम है पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहाँ से पूछा जाएगा। सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराते हुए चलूँगा, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को छोड़कर। वैसे 1-2 न्यूमेरिकल जो महत्वपूर्ण होंगे उसको तो मुझे कराना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं कराऊंगा, इसको कभी और मैराथन क्लास लेकर करा दूंगा। तो ऊपर वाले को मैं रब कर रहा हूँ। आप सभी लोग लिख रहे हो ना, अगर लिख नहीं रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लिखते रहिएगा, लिख कर आप मुझे टेलीग्राम पर जरा भेजिएगा पूरा का पूरा नोट्स, मैं देखूंगा कितने लोग लिखे हैं। जिनका अच्छा रहेगा, जो अच्छे से लिखकर मुझे भेजे रहेंगे, मैं उनसे टेलीग्राम पर बात करूंगा और बात करके पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग क्लास में सुनाऊंगा। मैं ये सोचा हूँ, ठीक है, कि वे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या बातें ध्यान रख रहे हैं। देखो आपके लिए अब बोर्ड एग्जाम को लेकर समय बहुत कम बचा है, अब लापरवाही नहीं चलेगी। अब जरा छोड़ दीजिए इधर उधर जो टाइम जाते हो उनसे बात करते हो, चैटिंग वगैरह करते हो आपस में। कुछ लोग तो किसी किसी से कैसे कैसे लोगों से करते हैं, मुझे नहीं पता किन किन लोगों से आप लोग चैटिंग करते हो, ये तो मुझे मालूम ही है आप लोग क्या किससे क्या क्या चैटिंग करते हो, ठीक है। तो छोड़ दो, जितने दिन बचे हैं 40-50 दिन, 40-50 दिन का 25-30 दिन छोड़ दो। अरे 25 दिन में कोई भाग नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, ठीक है। पूरी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कीजिए, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आएंगे, ठीक है। एक एक मिनट का और एक एक सेकेंड का, माइक्रो सेकेंड का यार अपने पढ़ाई पर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। क्वेश्चन क्या है, आप फिर से पढ़िएगा एक बार। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉन का गमन पथ, ये आपसे पूछा गया। देखो जब हम लोग पढ़ा करते थे, ज़्यादा दिन पहले नहीं, ये नहीं कि मैं पढ़ा करते थे 2000 का 1998 में, नहीं, जल्दी पढ़ा करते थे। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इसका डेरिवेशन भी हुआ करता था। कोविड-19 की वजह से बहुत कुछ लॉस हुआ है आप लोगों का। समझ लो जो चीज़ें आपके सिलेबस से निकाली गई हैं वह चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसका डेरिवेशन भी था। छोड़ो, जाने दो। मैं बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब किसी वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, परवलय का आकार के होता है।
कैसा होता है परवलयाकार? आप जरा बताइएगा मुझे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ परवलयाकार होता है। अगर मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में अविलंबवत प्रवेश करे तो उसका गमन पथ कैसा होगा? मैं नहीं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, जाकर देख लेना। पढ़ने वाले स्टूडेंट बताएंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तो वैद्युत क्षेत्र में जा रहा था ना, यही चुंबकीय क्षेत्र में अविलंबवत प्रवेश करता है। यहाँ पर एक शब्द मिटा दें, वैद्युत क्षेत्र के स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र लिख दें, तब इसका गमन पथ कैसा होगा? तब भी ये परवलयाकार होगा। जरा सोचकर सर्च करके जिन्हें आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वैसे मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, हो सकता है आज ही उस चैप्टर को टच कर दें तो आज ही बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, ये क्वेश्चन है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? जरा आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए, मान लीजिए दो आवेश इस तरह से रखे गए हैं, Q1 और Q2, ठीक है। मान लीजिए दो आवेश Q इस तरह से रखे गए हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी d है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? किसी आवेश तथा उस आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए क्या है, किसी आवेश तथा उन आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्टार मार्क लिखना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों आवेश के बीच की दूरी d और उन दोनों आवेश के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा पूछता है, तो आप कैसे लिखेंगे ये जान लीजिए। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा पूछता है तो आपको क्या करना है? डिफिनीशन लिखना है। लेकिन डिफिनीशन के ऊपर आपको ये फिगर बनाना है अच्छे से। यहाँ पर एक बड़ा सा लिखना Q आवेश और दूसरा लिखना यहाँ पर Q आवेश, इनके बीच की दूरी दिखा देना d, ठीक है। इस तरह से फिगर इसके ऊपर यहाँ पे बना लेना। उसके बाद ये डिफिनीशन लिखना, किसी आवेश तथा उन आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P इज इक्वल टू D इंटू Q, ये लिख देना। जरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक तथा विमा लिखिए। तो आप लोग मात्रक तथा विमा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या हो सकती है? इसकी मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक क्या होती है? देखिए, मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित 2-3 पॉइंट से यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको आगे तक याद रहे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह आपका सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। अगर आप लोग इस तरह से पॉइंट बना बना कर एग्जाम में लिख दिए ना, एग्जामिनर देखकर पागल हो जाएगा, आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशि होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिख देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब मीटर होता है।
देखिए कैसे कूलाम मीटर होगा। देखिए इस आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इनके बीच की दूरी डी होती है, तो डी की मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम मीटर होता है। अगर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के विमा आप लिख दिए एग्जाम में कि विमा क्या होता है, विमा कैसे निकालोगे वैद्युत द्विध्रुव का विमा। वैद्युत द्विध्रुव का विमा समझ लीजिए आपकी लंबाई, मतलब लंबाई यल हो जाएगा मीटर, इस दूरी की मात्रक विमा यल हो जाएगा, और इनके बीच की ये आवेश, आवेश का क्या हो जाएगा AT, तो ये आपका विमा हो गया वैद्युत द्विध्रुव का। ये सभी चीज़ें आप एक साथ लिखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ऐसे करके ऊपर फिगर बनाकर नीचे डिफिनेशन लिखकर पॉइंट वाइज लिख देते हो ना, ये पॉइंट पड़ेगा एग्जामिनर, ये फिगर देखेगा पूरा नंबर देगा। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर दे देगा, क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर भी दे देगा। ठीक है, इसे नोट करिए। तो मैं आपको आगे की पॉइंट बता रहा हूँ कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो वह मुझे बताना था कोई और, लेकिन मैं क्वेश्चन एक अलग से बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में। मैंने सोचा ये पानी गिर गया, ठीक है नीचे, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। जरा आप सभी लोग अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में लिखेंगे तीव्रता। मैं पहले बताऊंगा कि अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, उसके बाद इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊंगा। ठीक है, वैसे इसका डेरिवेशन मैं कराया था शायद, हाँ डेरिवेशन नंबर 1 या 2 में मैं कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, कर लेना, जाके देख लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लेते हैं कि कोई ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव है, दो आवेश यहाँ पर है Q1, इस तरह से Q1 Q2, ठीक है, ये दोनों आवेश है, इनके बीच की दूरी है आपका D। ठीक है, अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसी के अक्ष में कोई पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है तो इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति। दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को ना स्थिति, ठीक है, इसे कहते हैं अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = 1/4πε0 2p/r³। ये फार्मूला याद रखना आप लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में होती है E = 1/4πε0 2p/r³। तो सर ये अच्छी स्थिति है, तो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, कुछ लोग पूछेंगे जो नहीं पढ़े होंगे, तो मैं बता दूं निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। कहाँ पे बताऊं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप सभी लोग कॉपी के नीचे लिखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है, दो आवेश हैं यहाँ पर Q और Q, ठीक है, इन दोनों आवेश के या इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश के बीच की दूरी D है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के D है, ठीक है, ये दूरी क्या है, बीच की दूरी D है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ऊपर यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करने के लिए कह दे तो इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = 1/4πε0 p/r³, 1/4πε0 p/r³। ये होती है आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों का डेरिवेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर।
दोनों का डेरिवेशन आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। रब करें ऊपर से, और मैं एक ही साथ दोनों करा दिया। वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे उसको एक साथ करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित, उसे मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको वैद्युत द्विध्रुव से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कर लो। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ भाई, डेरिवेशन मैं आपको सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। डेरिवेशन कराऊंगा तो पूरा ये मैराथन क्लास डेरिवेशन ही कराने में लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, मैं करा दे रहा हूं। 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, 2 कूलाम का 2 बराबर व विपरीत आवेश, 2 कूलाम का 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। क्या है, 2 कूलाम, इसे 2 इस तरह से लिख लो। 2 कूलाम के 2 आवेश हैं जो कि परस्पर विपरीत आवेश है। एक बात और ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव में हमेशा दोनों आवेश परस्पर विपरीत होते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव होता है। मैं आपको बताने के लिए भूल गया। ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी, हजारों बार मैं पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव, लेकिन फिर भी भूल गया। एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। 2 आवेश परस्पर दोनों डिफरेंस चार्ज के होते हैं। कुछ लोग क्या किए होंगे, अभी तक कमेंट कर दिए होंगे सर आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया, गलती हो गई थी हमसे। फिर भी क्या इसमें गलती, एक प्लस आवेश एक माइनस क्यू आवेश, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश हो और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को। 2 आवेश जो कि एक दूसरे के विपरीत आवेश हैं, उन दोनों आवेश और उनके बीच की गुणनफल की दूरी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मैं आपको बताया था, ये उसका असली डिफिनीशन होगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि 2 कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश, 2 कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित आपको डिफिनीशन और फार्मूला मैंने क्या बताया था कि 2 आवेश जो कि परस्पर विपरीत हो, 2 आवेश जो कि परस्पर विपरीत हो और उन दोनों आवेश के बीच की दूरी और उन दोनों आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों आवेश Q और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी, क्या कि 2 आवेश हैं, उन दोनों के आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को P से निरूपित करते हैं। आपको मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। जरा क्वेश्चन में देखो कि 2 कूलाम के 2 आवेश हैं, मतलब यहाँ पर Q का मान क्या है आपका 2 है और इनके बीच की दूरी क्या है 0.04 मीटर है, मतलब D आपका 0.04 मीटर है। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.04। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू हो जाएगा 0.08
ठीक है, 0.08 कूलाम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था, अंसाल का क्वेश्चन है। किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। पढ़ ले रहे हो ना, क्या लिखा हूं? किसी बिंदु आवेश के पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है F इज इक्वल टू 1/r के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपके लिए F इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर की। ऑप्शन नंबर थर्ड था आपके लिए शायद F इज इक्वल टू 1/r क्यूब के। ऑप्शन नंबर फोर्थ था F इज प्रोपोर्शनल 1/r पावर 4 के। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, 2020 में ही पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, ये सही जवाब हो जाएगा। नोट करिएगा इसे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है सबको कवर कर लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य का सूत्र लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए सूत्र लिखिए। क्या लिखिए? सूत्र लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य का सूत्र लिखिए। होता क्या है, अभी आपको मैंने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें तो मालूम ही होगा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया होगा जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। होता क्या है यहाँ पर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको मालूम है। मान लेते हैं ये कोई वैद्युत क्षेत्र ई है, इस तरह से। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है इस तरह से। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो आवेश दोनों पे एक दूसरे के विपरीत आवेश हो। ठीक है, एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी आपका डी हो। ठीक है, तो इन दोनों आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं?
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसी वैद्युत क्षेत्र ई में रख दिया जाए, किसी वैद्युत क्षेत्र ई में रख दिया जाए तो होता क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक बल कार्य करता है। वह वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सीधे करने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीधे हो जाए, क्या हो जाए, सीधे हो जाए, इस तरह से इसके अनुदिश हो जाए। लेकिन जब अनुदिश करना चाहेगा तो एक बल कार्य करेगा। बल कैसे कार्य करेगा, यहाँ पर एक बल कार्य करेगा जो कि इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर एक बल कार्य करेगा जो कि इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब इस वाले को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, ताकि ये आपका सीधा हो जाए। ये सिस्टम बनता है। तो इस बल का मान आपको ज्ञात करना है, कौन सा बल कार्य करता है, और अगर यहाँ पे बल लगता है तो इस बल का मान भी ज्ञात करना है, और इसे घुमाने में किए गए कार्य का भी मान ज्ञात करना है। इसका डेरिवेशन होता है, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट भी होता है, और मैं शायद इसे कराया भी हूँ या नहीं कराया हूँगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन कराया हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पक्का याद है कराया हूँ इसे। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पर, चूँकि ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस की क्लास है, इसलिए यहाँ पर मैं इसका दोनों का मान लिख दे रहा हूँ, बल का भी मान और साथ में किए गए कार्य का भी मान। इसको मैं कभी और इसका डेरिवेशन कराऊंगा। देखिए, तो इसके दोनों के बीच में किए गए कार्य का मान क्या होता है, अगर यहाँ पर थीटा कोण है, तो ये कोण आपका थीटा है, तो किए गए कार्य, चूँकि देखो ये आपका एक दूसरे के अपोजिट में बल लग रहे हैं। यहाँ पर जब अपोजिट में बल लगते हैं तो वहाँ पर बल नहीं लगता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या ज्ञात करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, और इस बल आघूर्ण को टाउ से निरूपित करते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, पीई साइन थीटा, जहां पर पी आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पी आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ई आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ई आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। देखो इसे पी साइन थीटा कहा जाता है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कौन सा सही है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, या फिर टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी, या फिर टाउ इज इक्वल टू पी डॉट ई, या फिर टाउ इज इक्वल टू ई डॉट पी। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सर आपने तो पी साइन थीटा बताया था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लिख रहा है, गुड़े गुड़े लिख रहा है, यहाँ पर इंटू इंटू लिख रहा है, तो इसे मैं कैसे करूँगा, ये पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देकर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपको कंफ्यूज करने लगता है। कुछ लोग तो गलती कर लेते हैं, कुछ लोग टेंशन में आकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसका इलाज मैं बता रहा हूँ। देखो, जहाँ पर साइन थीटा होता है वहाँ पर क्रॉस आता है, जहाँ पर कास थीटा होता है वहाँ पर डॉट आता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ पर साइन थीटा होता है वहाँ पर क्रॉस आता है, जहाँ पर कास थीटा होता है वहाँ पर क्या आता है, डॉट आता है। क्या आता है, डॉट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा पी क्रॉस ई। इसे याद रखना, पी साइन थीटा का मतलब होता है पी क्रॉस ई। तो टाउ इज इक्वल टू एक नया फार्मूला भी होता है पी क्रॉस ई, इसे भी याद रखना। ठीक है, यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, उसे घुमाने की कोशिश किया जाए, इसके अनुदिश ले जाने की कोशिश किया जाए, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य एक बल आघूर्ण होता है। उस बल आघूर्ण का मान टाउ इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। क्यों, समझ में आ रहा है, बोलो मेरे साथ सभी लोग, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई या पी क्रॉस ई, इसे याद रखना, क्योंकि पी साइन थीटा तो सबको आता है, ये गली गली के बच्चों को आता है, और अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले सभी अल्फा आर्मी को आता है। ठीक है, अल्फा आर्मी, अल्फा गर्ल्स, अल्फा बॉयज, ये सभी लोगों को आता है। मुझे मालूम है पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई सभी को मालूम है, तो इसे याद रखना आप लोग। ठीक है, और इस तरह से अगर कोई ऑप्शन दे दे तो आप ऑप्शन को भी कर लोगे, मुझे मालूम है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो ये फिगर भी साथ साथ में बनाना, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट आएगा, एग्जामिनर खुश होगा, आपको एग्जामिनर नंबर देगा, मोबाइल नंबर नहीं। कुछ लोग तो खुश हो गएंगे, सर चलो ठीक है, एग्जामिनर अगर गर्ल्स होगी नंबर देगा तो अच्छा होगा, गंदी बात नहीं,
नंबर मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर देगा। नंबर के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो क्या पता चले बोर्ड का नंबर आपका 0 आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसी में एक कार्य, एक मैं और बता दूं कि इसके घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य W, किया गया कार्य W, इसको भी मैं बता दूं, किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, P cos θ1 माइनस cos θ2। ये घुमाने में किया गया कार्य W होता है। इसे भी लिख लेना और इसका भी डेरिवेशन मुझे कराना है। अगर कराया होगा तो ठीक है, नहीं कराया होगा तो याद दिला देना, टेलीग्राम वगैरह पे करा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। इस तरह से आपका मैक्सिमम चीज़ें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट होती हैं। एक क्वेश्चन और है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, इसका व्याख्या करना है। इसको भी कर लेते हैं भाई व्याख्या। 13 क्वेश्चन हो गया है आपका। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको मुंह से बता दे रहा हूं, आप लोग लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है। देखिए होता क्या है, वैद्युत बल रेखा निकलती है, ठीक है, वैद्युत बल रेखा निकलती है और वह एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं पर किसी भी एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। किसी भी एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। किसी भी एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो आप लोग लिखोगे क्या, किसी भी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं नहीं काटती हैं। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लिख लेना आप लोग अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पानी खत्म हो जाएगा तो आपको मैराथन क्लास बंद कर दूंगा, इतना पानी बचा हुआ है। ठीक है, पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास की ओर नहीं। अभी तो एक ही चैप्टर का हुआ है, हम 2-3 चैप्टर का लक्ष्य बना कर आए थे। देखो यही सब होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, आराम करने लगे होंगे, बंद कर दिए होंगे, आप उन लोगों से आगे हो। एक साथ आपको इतने अच्छे से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये बात जान लेना आपको। यानी एक साथ आपको पूरा चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा। ये पार्ट नंबर 1 समझ लीजिए आपका है, और मैं पूरा का पूरा फिजिक्स इसी तरह से कंप्लीट कराने वाला हूँ। मज़ा तो आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, मज़ा तो आ रहा होगा ना पढ़ने में आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका जो आप लोग सोच रहे हो, गॉस का प्रमेय और उनका नियम लिखिए। स्थिर वैद्युत संबंधित गॉस का प्रमेय लिखिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था शायद, 15, क्वेश्चन नंबर 15 शायद। नंबरिंग अगर गलत होगा तो कुछ अदरवाइज में मत लेना, मैं भूल गया। ठीक है, गॉस का विद्युत स्थिर वैद्युतिकी संबंधित गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका तो मैं काफ़ी बार करा दिया हूँ। क्वेश्चन क्या है, गॉस का प्रमेय लिखिए। इस नियम के अनुसार क्या होता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। डिफरेंशियल छोटा सा है। किसी बंद पृष्ठ से, यानी पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए भाई साहब? बंद होना चाहिए। दरवाजा खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि अंदर कोई नहीं आ जा सके, नहीं आप अंदर से बाहर जा सके। पढ़ाई करते समय, बात समझे? पढ़ाई करते समय दरवाजा क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, ताकि कोई भी अंदर नहीं आ सके, नहीं आप अंदर जा सके। आपको इतना भी दरवाजा नहीं खोला होना चाहिए कि आपका दिमाग भी बाहर न जा सके। पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो गॉस ने भी पूरा बंद पृष्ठ के लिए ये गॉस का नियम दिए थे, बंद दरवाजा के लिए नियम दिए थे। दरवाजा बंद होकर ये नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? गॉस के नियम के अनुसार क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, क्या? वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस के अनुसार क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पर ε0 क्या है? ε0 निर्वात की वैद्युत शीलता है। निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। कौन सा? ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो कि पूछा गया है। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। एक गॉसियन पृष्ठ के एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3Q -Q +3Q -Q और एक आवेश है +2Q है। +2Q आवेश रखा है। ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इस गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप गॉस के नियम पर आधारित लगा दोगे ना। गॉस के नियम के अनुसार क्या था? किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर या किसी भी बंद पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ ही कहते हैं किताब में, यानी क्वेश्चन में क्या कहते हैं? बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ ही कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ के या किसी गॉसियन पृष्ठ में आप कितने आवेश रखेंगे? +3Q -Q और +2Q, ये आवेश रखे गए हैं। तो इस गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो गॉसियन पृष्ठ में लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ में कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ में कुल आवेश कितने आवेश रखे गए हैं? +3Q रखा गया है, -Q रखा गया है, +Q रखा गया है, +2Q रखा गया है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? +5Q। ये कुल आवेश हो जाएंगे। गॉसियन पृष्ठ में कुल आवेश कितना हो जाएंगे? +5Q। ठीक है। ये कितने हो जाएंगे कुल आवेश? +5Q। तो आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर? संबंध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू +5Q/ε0। ये होता है ना, +5Q/ε0।
यही होगा ना, +5q/ε0 होगा कि नहीं होगा। ये ε0 यही तो पढ़े थे आप लोग, पूरे आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे गॉस का नियम ही लगा है कि परिबद्ध आवेश के यानी जितने भी आवेश हैं उनका योग बटे ε0। ठीक है, न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा रुक रहा हूँ लिखने के लिए ये आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। वैसे ये पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले, इस काल्पनिक पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से के क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को या संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी, लिख सकते हैं परिभाषा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाले अविलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई, किसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए, इस तरह से समाकलन ई डॉट डी ए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा। अभी आप लोग पढ़े थे कि टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। अगर साइन थीटा आता है तो टाउ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पी क्रॉस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे कास थीटा आ रहा है तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए। यानी जहाँ पर कास होता है वहाँ पे डॉट आता है, जहाँ पर साइन होता है वहाँ पर क्रॉस आता है। ये ट्रिक समझो या नियम समझो, दोनों एक ही है, यानी ये नियम ही है, कोई ट्रिक नहीं है। तो इसे नोट करिएगा आप लोग, क्या करिएगा, नोट करिएगा, टाइम काफ़ी हो गया है। ठीक है, नोट करिएगा आप लोग। देखिए, अगर ये वैद्युत बल रेखा किसी भी पृष्ठ के अंदर जाता है, जैसे यहाँ पर
ये वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस और बाहर निकलने पे माइनस मान रखा जाता है। यानी अगर अंदर से बाहर जाए तो कुल मिला के जीरो हो जाता है, प्लस माइनस कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चक्कर होता है, छोड़ी जान दीजिए, उसको नहीं बताना है मुझे आपको। एक क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की मान गणना कीजिए। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ये आपके अंशाल से ही होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग ये चक्कर में मत पढ़ना कि कुछ लोग आपसे कहेंगे इस समय कि अंशाल पढ़ना चाहिए। अंशाल नहीं, वे ये चाहेंगे कि A1 क्लास के जो उनके मॉडल पेपर हैं वे पढ़ना चाहिए। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, केवल और केवल आपको अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, अंशाल पेपर। लेकिन कब? जब आप सिलेबस को पढ़े रहोगे तब। ये नहीं कि अंशाल पेपर से क्वेश्चन पढ़ो और उसको सॉल्व करो, पूरा दिन निकल जाएगा, अंशाल का एक भी सेट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस नहीं तैयार होगा। और अभी समय है, अगर इस समय को आप लास्ट समय समझ रहे हो तो अंतिम समय में क्या करोगे? अंतिम समय तो एग्जाम के पहले जो होते हैं, यानी 1 अप्रैल से आपका अंतिम समय आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के टाइम का होता है। यानी कि अंतिम समय वह होता है, ठीक है, एग्जाम से पहले वाला, जिस टाइम में जो आप पढ़े होते हो उसी को रिवीजन करना होता है। इस टाइम में आप पढ़ सकते हो जो छोटा मोटा नहीं पढ़े हो। ये नहीं कि जो आप एक चैप्टर ही नहीं पढ़े उसको नहीं पढ़ रहे हो, उसको नए तरीके से उठा कर पढ़ रहे हो, तो गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपको इस टाइम में क्या करना है, उन चीज़ों को कंप्लीट करना जो चीज़ें अभी नहीं पढ़े हो, साथ में उन चीज़ों को भी पढ़ना जो पढ़ चुके हो। जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना है, जो नहीं पढ़े उसको पहली बार पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपने समय को 2 भागों में बांट सकते हो। 1 घंटे अपने जो नए चीज़ें हैं उसको पढ़ने में, 2 घंटे पीछे का रिवीजन करने में। ये इस समय का काम है। अगर यही बात अगर स्टार्टिंग के टाइम में किया जाता है तो स्टार्टिंग टाइम में 2 घंटे नए पढ़ने में होता है और 1 घंटे रिवीजन करने में। लेकिन इस टाइम में आपको 2 घंटे रिवीजन करने में और 1 घंटे नया पढ़ने में होता है। जैसे जैसे आगे टाइम बीतेगा उस तरह से आपको ये नया पढ़ने वाला टाइम घटाना पड़ेगा और रिवीजन का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर 3 घंटे आप फिजिक्स पढ़ते हो, कम से कम 3 घंटा पढ़ना ही चाहिए आपको फिजिक्स, तो 3 घंटे को फिर आप क्या करना, धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद 10 से 15 दिनों के बाद आप क्या करना, 2 से ढाई घंटे आप रिवीजन में लगा देना, आधे घंटे नया पढ़ने में लगा देना। इस तरह से पढ़ना, ट्रिक के साथ में, संतुलित दिमाग के साथ में, एक शांति के साथ में पढ़ना बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। एक बंद पृष्ठ है इस तरह से, इसके अंदर आपका n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं -q + q। वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं ना, -q + q। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। इस तरह से n रखे गए, मतलब 2, हम यहाँ माने यहाँ पे 2 ही रखे गए, लेकिन यहाँ पर n रखे गए। n का मतलब अनंत भी हो सकता है। ठीक है, जरा सोचो, अगर 2 रखे गए हैं तो इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना हो रहा है? आपको मालूम है, अभी आपको मैंने बताया था कूलाम का नियम कि कहीं पर भी वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो कूलाम के अनुसार कुल आवेश निकाल लेते हैं, उसमें ε0 से भाग दे देते हैं, वैद्युत फ्लक्स चीख कर सामने आकर खड़ा हो जाता है। यानी वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए
कुल आवेश को निकाल लेते हैं, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का उसमें भाग दे देते हैं, तो आपका निर्गत हो जाता है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स आप लिखोगे यहाँ पे गॉस के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू मतलब कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू मतलब कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश जरा निकालिए, यहाँ पर क्या है, कुल आवेश निकालिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, दो ही आवेश रखे गए यहाँ पे, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों जोड़ो, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस तरह से जोड़ोगे सब कट के जीरो हो जाएंगे। हमेशा अगर वैद्युत द्विध्रुव कहीं पर रखा जाता है तो कुल आवेश जीरो ही होता है, तो जीरो बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। पानी अभी खत्म नहीं हुआ है, इतना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 19 की विद्युत विभव का परिभाषा तथा विमा लिखिए। वैद्युत विभव का परिभाषा तथा विमा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए वैद्युत विभव क्या होता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए पढ़िए डिफिनेशन को। किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मान लेते कोई ये धन परीक्षण आवेश है Q, ठीक है। ये आपको अनंत पर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ से कोई बिंदु A है, यहाँ तक आपको लाना है, तो इसको उठाकर कपार पे रख कर लाओगे, कपार मतलब सर पे, ठीक है। मुझे मालूम आप लोग गांव से ही बिलोंग करते हो, ठीक है। तो इस आवेश को सर पे रखकर आप लेकर आओगे बिंदु ए तक। तो इस आवेश तथा सर पर रख कर लाने में जो आपको कार्य किया गया, उस आवेश तथा उस किए गए कार्य के अनुपात को, इस आवेश को
किया गया कार्य मान लीजिए W है और आवेश Q है, इसके अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या वैद्युत विभव इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। मतलब किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वैद्युत विभव का फार्मूला है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, और वैद्युत विभव संबंधित कुछ और फार्मूला होते हैं। V = 1/4πε0 Q/R। ये वैद्युत विभव का फार्मूला और भी होता है, इसे भी लिख लीजिएगा। V = 1/4πε0 Q/R। R क्या है? वह दूरी जहाँ से आपको विभवांतर लेकर आ रहे हो, सॉरी आवेश लेकर आ रहे हो सर पे रख के। ठीक है, अगर वैद्युत विभव का मात्रक भी लिखना है, मात्रक, अगर मात्रक पूछा जाए, हम नीचे इसको रब करते हैं। अगर मात्रक पूछा जाए, मात्रक, तो मात्रक आप यहां से निकाल लोगे। देखिए W का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। अगर वीमा पूछा जाए, वीमा, वैसे वीमा तो मैं निकालता नहीं हूँ, मुझे मालूम है आप लोग निकाल लोगे, बता दे रहा हूँ। क्या? ML² T-3 A इनवर्स, ML² T-3 A इनवर्स, ये आपका इसका वीमा होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला ये भी होता है। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 20, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? देखिए दूरी के साथ साथ में विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन को कहा जाता है। विभव प्रवणता किसे कहा जाता है? दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहा जाता है। दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? लिखेंगे विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या होता है? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन क्या है? डेल्टा V है। दूरी में परिवर्तन क्या है? डेल्टा X है। ये आपका विभव में प्रवणता या विभव प्रवणता के बराबर होगा। यह आपका विभव प्रवणता के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई साहब? विभव प्रवणता के बराबर होगा। ठीक है, यह किसके बराबर होगा? विभव प्रवणता के बराबर होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि जाने दीजिए सर, ठीक है, मुझे मालूम है। तो आज का क्लास मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ही रखें या फिर बढ़ाएं आगे। ठीक है, इसे नोट करिए आप लोग। तो गाइस जाने दीजिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे मैं कंटिन्यू करेंगे और सभी लोग इसी प्रकार से जुड़िएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नेक्स्ट मैराथन कब लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जितना भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका पीडीएफ जो है 20 क्वेश्चन हुआ है ना, 20 क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर भेज देना, जो लोग अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पहले छोड़ दिए हैं वे लोग बहुत घाटा किए हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। उठाइएगा आप लोग अंसाल 2020 का, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो मैं आज से सीधे सीधे आपके अंसाल पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।